मैं हूँ प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं पहरेदार टीवी का सबसे बड़ा कंज्यूमर शो, जहां हम बुलंद करते हैं हर कंज्यूमर की आवाज। वो कंपनियां जो अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचकर अपने कंज्यूमर को भूल जाती हैं, अब उन्हें याद रखना होगा अपने कंज्यूमर को, क्योंकि हम उठाएंगे कंज्यूमर के हक की आवाज। पहरेदार में आज बिल्डर की मनमानी 7वें आसमान पर। सुपरटेक के लिविंगस्टन प्रोजेक्ट में खरीदारों का लंबा इंतजार खत्म नहीं हो रहा। प्रोजेक्ट में हो रही देरी का कोई जवाब नहीं है सुपरटेक के पास। कंज्यूमर की जीत की दो मिसाल। एक्सिस बैंक ने क्रेडिट कार्ड से हुए फ्रॉड ट्रांजैक्शन की रकम लौटाई और पहरेदार की दखल के बाद पाशना डेवलपर राजी हुई कंज्यूमर को ब्याज सहित पैसे वापस करने के लिए। तो कंज्यूमर की जीत की वाहवाही तो हम कंपनियों को जरूर देंगे, लेकिन कंज्यूमर कैसे हताश है, इससे शुरुआत करते हैं। रियल एस्टेट में प्रोजेक्ट अगर डिले हो जाए तो समझ जाइए कि आप बुरे फंस गए हैं। होम लोन की आप ईएमआई चुका रहे होंगे, घर का किराया दे रहे होंगे और साथ में जिस प्रोजेक्ट में घर खरीदा है उसके पूरा होने का आप बस अंधा इंतजार करते रहेंगे। अंधा इसलिए क्योंकि कभी आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आखिर आपका इंतजार खत्म कब होगा। साल 2007-8 में दिल्ली एनसीआर के रियलिटी बाजार में कई अफोर्डेबल प्रोजेक्ट एक के बाद एक लॉन्च हुए, जोरदार बुकिंग भी ली, लेकिन आज करीब 6 साल बाद भी वो प्रोजेक्ट्स अभी भी अटके हुए हैं। लोगों को अपने फ्लैट का अभी भी इंतजार है। दिल्ली एनसीआर की जानी मानी कंस्ट्रक्शन कंपनी सुपरटेक का गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में लिविंगस्टन प्रोजेक्ट भी काफी डिलेड चल रहा है। फंसे तो कई लोग हैं, लेकिन हम तक पहुंची अनुज कोहली की कहानी। 6 साल पहले अनुज जी ने यहाँ फ्लैट बुक किया था, सोचा था कि 3 साल क्या 4 साल में तो मिल ही जाएगा ये घर, लेकिन डेडलाइन बीते अरसा गुजर गया, घर का कोई अता पता नहीं है, ऊपर से बिल्डर से कोई जवाब भी नहीं मिल रहा। अनुज हमारे साथ फोन लाइन पर है। अनुज जी, स्वागत है आपका पहरेदार में। आपने करीब 95% पेमेंट कर दी है, फिर भी इंतजार किए जा रहे हैं। कभी ये नहीं सोचा कि निकल जाते हैं, प्रोजेक्ट इतना डिलेड चल रहा है? नहीं, ये एज ए यूजर मैंने अपने फैमिली के साथ एक छोटा था कि एक घर एनसीआर में हो, और ये हमारे सपनों का घर था। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी हमारी। मेरा कोई पर्पस ये नहीं था कि मेरे को इसे बेच के निकलना है, ये हमारे एंड यूज के लिए था। सो दैट्स व्हाई हम इसके साथ अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हमें कोई पता नहीं है कि ये कब मिलेगा। बिल्कुल, यानी कि 6 इमोशनल महीने अटैचमेंट साल। था, लेकिन इस इमोशनल अटैचमेंट के चक्कर में आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में भी रहे, राइट? अभी तक है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है ना। मेरी अभी भी ईएमआई चल रही है, मैं रेंट दे रहा था, और हर 6 महीने साल में इनकी डेट 1 साल बढ़ जाती है। और आज की डेट में भी जो नवंबर की डेट थी बढ़ के अगले 6 महीने बढ़ चुकी है, जिसके अभी भी कोई उम्मीद नहीं लग रही कि मार्च तक मिल पाएगा। तो ये इंतजार करना, ये आपको ज्यादा गुस्सा दिलाता है या फिर आपको एक ठोस डेट कभी भी नहीं मिल रही है कि आपको अपना घर इस तारीख को मिल जाएगा? फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि ये इतने स्ट्रांग लोग हैं कि आप इनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। ऑफिस में आपको कोई एंटरटेन नहीं करता। सब 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 जानते हैं, बट कोई कमिट नहीं करेगा कि किस वजह से डिले हुआ है। आप डिले एक्सेप्टेबल होता है 3 साल, 4 साल, 7 साल, 6 साल, बियॉन्ड लिमिट है इस टाइम। आपने अभी कहा कि ये बड़े पावरफुल लोग हैं, तो अब क्या आप क्या करने वाले हैं? आपको क्या लग रहा है, आप अभी और भी इंतजार करने के लिए तैयार हैं? कोई ऑप्शन है तो मैं जरूर जानना चाहूंगा, बट जहां मैं 6 साल रुका हूँ और 6 महीने रुक के देख सकता हूँ, और ज्यादा कर नहीं कर सकता। अगर कुछ नहीं है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि मैं कंज्यूमर कोर्ट या कहीं कुछ इनकी सुनवाई, मतलब मेरे को ये चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट का पेमेंट, मेरा ईएमआई जो मैं पिछले 6 साल से दे रहा हूँ, कौन उसे कंपनसेट करेगा। बिल्कुल, शुक्रिया अनुज हमसे बात करने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल ना सोचे कि आपके पास रास्ते नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। हम आपको बताएंगे आपके पास क्या रास्ते हैं, क्या ऑप्शन है इस बड़े बिल्डर से लड़ने के लिए। वैसे हम आपको यहाँ बता दें कि 7 अक्टूबर को हमने सुपरटेक के सामने अनुज कोहली का मामला रखा था, पूछा था कि आखिर कब तक ये प्रोजेक्ट तैयार होगा, क्या कोई एक पुख्ता डेट सुपरटेक हमें दे सकता है या अपने कंज्यूमर को दे सकता है। अभी तक हमें सुपरटेक के जवाब का इंतजार है। सुपरटेक ने अभी तक कोई जवाब पहरेदार को नहीं भेजा है। ठीक उसी तरह जिस तरह वो अनुज को कोई ठोस जवाब नहीं दे रहे हैं, उसी तरह हमें भी सुपरटेक का कोई जवाब नहीं मिला है। 2007 में बुक किया फ्लैट अभी तक तैयार नहीं है, लेकिन सुपरटेक के प्रोजेक्ट लॉन्च में कोई कमी नहीं रही है। लगातार 2007 से सुपरटेक ने एक के बाद एक कई सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, लेकिन डिलीवरी के नाम पर कुछ नहीं, बिग जीरो ही खरीदारों के हाथ लग रहा है। सुपरटेक के वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में फिलहाल सुपरटेक के 22 प्रोजेक्ट हैं जो जिन पर काम चल रहा है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें ज्यादातर प्रोजेक्ट को लॉन्च में 3 साल पूरे हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं। इन सब के पोजेशन में डिले होना तय है, लेकिन इस सब के बीच कंज्यूमर का क्या? बिल्डर ने इक्का दुक्का प्रोजेक्ट में ही पोजेशन दिया है और बाकी
सब में देने की तैयारी ही कर रहा है, लेकिन ये तैयारी कब खत्म होगी, कब घर मिलेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। प्रोजेक्ट कंप्लीशन से ज्यादा दिल्ली एनसीआर के बिल्डर का जोर लॉन्च अनाउंसमेंट्स पर रहा है, और जैसे ही मार्केट का मिजाज बदला, फंड क्रंच का मौसम आया, एक के बाद एक प्रोजेक्ट अधर में लटक गए। तो अब हम आपको बताते हैं कि जब आप इस तरह के डिलेड प्रोजेक्ट में लंबे समय से फंस रहे हैं, ईएमआई चुका रहे हैं, रेंट दे रहे हैं और कोई पुख्ता डेट नहीं आ रहा है, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? क्या आप सिर्फ इंतजार करते रहें? नहीं, आप इंतजार नहीं करें। चुपचाप इंतजार करते रहेंगे तो शायद कुछ नहीं आपके हाथ लगेगा। आप सोचेंगे कि हमारे पैसे फंसे हुए हैं तो इंतजार ही कर लेते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए। पहरेदार आपको बताएगा क्या क्या रास्ते हैं आपके पास। लीगल एक्सपर्ट का मानना है कि बिल्डर की बदमाशी और बेरुखी पर लगाम लगाने का सबसे बड़ा जरिया है कंज्यूमर कोर्ट। लंबे इंतजार के बाद भी अगर कंज्यूमर को ठोस जवाब नहीं मिल रहा है तो कंज्यूमर उठाए ठोस कदम। प्रोजेक्ट में हो रही देरी की शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में की जा सकती है। कोर्ट देरी के मामले में बिल्डर को फटकार के अलावा एक तय समय सीमा में प्रोजेक्ट पूरा करने का निर्देश दे सकता है। इसके साथ ही कोर्ट से देरी के लिए आप मुआवजा भी मांग सकते हैं। आप खुद मुआवजा मांगने जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। देरी के लिए मुआवजे का वादा बिल्डर हमेशा करते हैं, लेकिन हमेशा ये मुआवजा जो एंड में मिलने वाला होता है वो सब एडजस्टमेंट के सहारे निकाल दिया जाता है और कहा जाता है हमारे पास कोई बकाया नहीं है, आप हमें और एक्स्ट्रा पैसे दीजिए। कंज्यूमर अगर सीधा बिल्डर से ज्यादा मुआवजा मांगेगा तो उसे बस भगा दिया जाएगा, लेकिन अगर कोर्ट से ये मांग आप उठाएंगे तो कोर्ट इस रकम को बढ़ा सकता है और तय कर सकता है, और तब चाहे बिल्डर सुपरटेक हो या कोई और, उसे वो कॉम्पनसेशन कंज्यूमर को देना ही होगा। इसलिए आप हाथ पर हाथ धरकर ना बैठिए, आवाज उठाइए और कदम उठाइए। वक्त हो गया है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद कंज्यूमर 7 साल से लड़ रहा है पार्श्वनाथ से रिफंड लेने की जंग। पहरेदार ने अंजाम तक पहुंचाया कंज्यूमर की इस लड़ाई को। वेलकम बैक। जब बड़ी बड़ी कंपनियां आपकी नहीं सुनती तो पहरेदार आपकी आवाज पहुंचाता है इन कंपनियों के कानों तक, और इस बार पहरेदार के जरिए कंज्यूमर को सुना पार्श्वनाथ डेवलपर ने। अगर आपने मन बना लिया कि कोई प्रोजेक्ट बहुत देरी से चल रहा है, इससे आप एग्जिट चाहते हैं, तो तैयार रहिए लंबी जद्दोजहद के लिए। जितना बड़ा बिल्डर उतनी ही लंबी चौड़ी कवायद भी रहेगी। दिल्ली के भरत भूषण पिछले 7 साल से पार्श्वनाथ डेवलपर से रिफंड की गुहार लगाते रहे। 2006 में भरत भूषण जी ने पार्श्वनाथ के धारूहेड़ा में प्लेजेंट प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किया था, लेकिन पार्श्वनाथ के साथ इनके सारे अनुभव काफी अनप्लेजेंट रहे। ये हम नहीं, खुद भरत भूषण कह रहे हैं। भरत भूषण जी ने 4.5 लाख रुपए का एडवांस दिया 1800 स्क्वायर फीट के फ्लैट के लिए, जो इन्हें 2009 में डिलीवर होना था, लेकिन कंस्ट्रक्शन के नाम पर बात आगे नहीं बढ़ रही थी। और भरत जी ने अपनी मेल में लिखा जो महसूस किया, और उन्होंने ये महसूस किया कि दिस प्रोजेक्ट has gone to sleep। 2007 से भरत भूषण लगातार पार्श्वनाथ को लिखते रहे कि इन्होंने जो पैसे जमा किए इन्हें वापस कर दिए जाएं, लेकिन पार्श्वनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। 2013 में भरत भूषण ने जब फिर से बात की तो पार्श्वनाथ के मैनेजमेंट से एक मदन डोगरा ने जवाब दिया कि वो फ्लैट तो नहीं दिला सकते, लेकिन बिना इंटरेस्ट के पैसे लौटाने में उनकी मदद करेंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। भरत भूषण जी को पार्श्वनाथ से एक मेल के जरिए जवाब मिला कि 4 किश्तों में पार्श्वनाथ जैसा बड़ा डेवलपर 4.5 लाख रुपए लौटाएगा, लेकिन इंटरेस्ट नहीं देगा, ये उनकी पॉलिसी में नहीं है। भरत भूषण ने पहरेदार को लिखे मेल में लिखा कि मैं अब 54 साल का हूं, इस बिग फिश यानी कि बड़े बिल्डर पार्श्वनाथ से लड़ने में असमर्थ हूं, तो हमने बढ़ाई इनकी लड़ाई आगे। कंज्यूमर की गुहार पार्श्वनाथ ने तो नहीं सुनी, लेकिन पहरेदार ने 54 साल के इस बुजुर्ग का मामला उठाया ही नहीं, इंसाफ भी दिलाया। 7 साल से भरत भूषण की सारी कोशिशें नाकाम रही, और हर बीतते साल के साथ भरत भूषण जी को लगने लगा कि इनके पैसे तो डूब गए। 7 साल काफी लंबे समय होता है, और 4.5 लाख रुपए छोटी रकम तो है नहीं। पहरेदार ने पार्श्वनाथ से सीधा पूछा कि आखिर डेवलपर भरत जी को पैसे वापस क्यों नहीं कर रहा है, ब्याज के साथ उन्हें पैसे लौटा दिए जाने चाहिए। पहरेदार के प्लेटफॉर्म से सवाल पहुंचते ही पार्श्वनाथ अपने स्टैंड से पलट गया। कंपनी ने हमें जवाब में लिखा कि कंपनी हमेशा ग्राहक को रकम वापस करने के लिए तैयार था, बल्कि हमारे पास वो रिटन लेटर है जिसमें पार्श्वनाथ ने कहा कि वो पैसे लौटाएगा विदाउट इंटरेस्ट, लेकिन अब कंपनी कह रही थी कि वो शुरुआत से ही विद इंटरेस्ट पैसे लौटाने के लिए तैयार थे, और हमारी दखल के बाद उन्होंने वादा किया कि वो भरत भूषण को 9% के ब्याज के साथ पैसे लौटाएंगे। भरत भूषण जी को लंबे इंतजार के बाद पैसे वापस मिल रहे हैं, लेकिन इसके एवज में कंपनी ने अपना दांव भी यहां पर खेला है।
पार्शना डेवलपर ने भरत भूषण जी के साथ एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके मुताबिक वो टीवी पर आकर अपनी बात नहीं कर सकते हैं। शो पर तो भरत भूषण जी नहीं आए, पर उन्होंने फोन पर हमारा शुक्रिया अदा जरूर किया कि 7 साल से ये मामला लटका हुआ था, अब जाके उन्हें राहत मिल रही है। मेल भेजने में भरत जी ने जो फुर्ती दिखाई, MOU साइन करने के बाद थोड़े से ठंडे जरूर पड़ गए, लेकिन हम आपको यहाँ बताना चाहें कि कोई भी MOU ऐसा नहीं हो सकता जो आपको रोक सकता है अपना दर्द, अपनी आप बीती बयान करने से। हमें खुशी है कि कंज्यूमर को जीत मिली है और हम कामयाब रहे अपने मकसद में, लेकिन साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये आपकी लड़ाई है, इसे अंजाम तक भी आप ही पहुंचाएंगे। कंपनियों की हमेशा से कोशिश रहती है कि कंज्यूमर की आवाज को वो दबाएं, इसके लिए वो तरह तरह के तरकीब भी अपनाती है, लेकिन कंपनी के बिछाए जाल में आप फंसेंगे या नहीं, ये आपकी सूझबूझ पर निर्भर करता है। याद रखें कि एक कंपनी जो पहली बार ऐसा करेगी वो दोबारा ऐसा ना करे, इसका कोई भरोसा नहीं है। और आगे पहरेदार के जरिए एक और कंज्यूमर को मिला है अपना हक। पिछले हफ्ते पहरेदार ने सिरसा हरियाणा के गुरनाम सिंह का केस लिया था। गुरनाम के एक्सिस बैंक के हॉट लिस्टेड क्रेडिट कार्ड के जरिए फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ था, यानी कि इनका क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया था, इन्होंने इसे ब्लॉक करवाया था और ब्लॉक्ड कार्ड से जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसकी वसूली की मांग एक्सिस बैंक कर रहा था। एक्सिस बैंक से गुरनाम बार बार पूछ रहे थे कि आखिर ये ट्रांजैक्शन हुआ कैसे, मुझे कुछ बताइए, कुछ तफ्तीश कीजिए, पर एक्सिस बैंक चुप बैठी रही, बार बार दबाव डालती रही कि आप पैसे वापस कीजिए। पहरेदार ने इस केस को एक्सिस बैंक के सामने रखा था, लेकिन 1 महीने तक हमें एक्सिस बैंक के जवाब का इंतजार रहा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही हमने ये शो टेलीकास्ट किया, एक्सिस बैंक ने गुरनाम जी को राहत दी। बस 2 दिन के अंदर गुरनाम के साथ हुए फ्रॉड ट्रांजैक्शन की सारी रकम अब उनसे नहीं वसूली जा रही है और सारे जुर्माने भी लौटा लिए गए हैं। गुरनाम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरनाम जी नमस्ते, खुश हैं आप? राहत की सांस ले रहे हैं या नहीं, ये बताइए। हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ जी। मेरे को जो भी मेरा सारा ट्रांजेक्शन था, फ्रॉड ट्रांजेक्शन, जो 22,673 रुपए का बिल था, वो सारा मेरे पास 12 तारीख को मेल आया बैंक की तरफ से कि हमने आपकी जो एप्लीकेशन थी वो एक्सेप्ट कर ली है और आपका जो पूरा अमाउंट है वो आपको रिफंड किया जा रहा है। तो आप राहत की सांस ले रहे हैं? हाँ जी, मैं पहरेदार और सीएनबी समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिनकी वजह से मेरा पूरा अमाउंट मेरा वापस आ गया है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ कहना चाहूंगी, और ये फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कह रही हूँ, आपका हक था, आपने कोई ट्रांजैक्शन किया था और एक्सिस बैंक को यही करना चाहिए था जो एक्सिस बैंक ने किया। पहरेदार के लगातार फॉलोअप और कई सारे फोन कॉल्स, ईमेल के बाद फाइनली एक्सिस बैंक ने पहरेदार को भी जवाब दिया है। 1 लाइन का ही जवाब दिया है, लेकिन चलिए जवाब तो आया है। एक्सिस बैंक ने बताया कि मामला सुलझा लिया गया है, विवादित रकम कंज्यूमर के अकाउंट में लौटा दी गई है और जैसा कि कंज्यूमर खुद बता रहे थे कि अब वो राहत की सांस ले रहे हैं, तो शुक्रिया एक्सिस बैंक का। इसी के साथ पहरेदार में वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी मेडिकल नेग्लिजेंस पर हमारी खास पेशकश, लापरवाह हेल्थ केयर। वेलकम बैक। जारी है कंज्यूमर को उसका हक दिलाने की मुहिम, पहरेदार जहां हम बुलंद करते हैं हर कंज्यूमर की आवाज। वक्त है मेडिकल नेग्लिजेंस पर हमारी खास सीरीज लापरवाह हेल्थ केयर का। इस सीरीज के जरिए हमारे साथ समझिए कब होती है इलाज में लापरवाही और कैसे आप करें इसका सामना। हमारे साथ हैं 2 खास मेहमान, मैक्स अस्पताल साकेत के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अश्विनी कुमार सेतिया और कंज्यूमर मामलों की वकील नमिता मैथ्यूज। आप दोनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर सेतिया, पेशेंट खुश नहीं है, डॉक्टर ने जो काम किया है, हॉस्पिटल में उसे जैसा ट्रीटमेंट मिला है, सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए अगर आप ना खुश हैं तो? पेशेंट अगर खुश नहीं है तो ज़्यादातर अच्छे अस्पतालों में वहाँ पे उनका अपना एक सेल होता है जो इस तरह की कंप्लेंट्स को एंटरटेन करता है और क्वालिटी सेल होता है। तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि सबसे पहले वो उस अस्पताल के उस सेल में ही बात करें और पूरी तरह से अपनी कंप्लेंट रखें और समझें कि वास्तव में सच्चाई क्या है, उसके बाद ही कोई और कदम वो उठाएं, ऐसा मेरा मानना है। जी नमिता, आपसे समझना चाहेंगे, अगर आपको लग रहा है कि आपके इलाज में कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई है जिसे आप लापरवाही मान रहे हैं, आप अपना केस आगे बढ़ाना चाहते हैं, हॉस्पिटल के मैकेनिज्म में आप ट्राई कर चुके हैं, आप अगला स्टेप लेना चाहते हैं, एक मेडिकल नेग्लिजेंस केस को पुट अप करना कितना मुश्किल या कितना आसान है, किन बातों का ध्यान रखना है? एक्चुअली मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए प्रोसीजर क्वाइट क्लियर कट और सेट आउट है आज के दिन पे। अगर आपने ऑलरेडी, जैसे डॉक्टर सेठिया ने बोला, अगर आपने अपने हॉस्पिटल को ऑलरेडी अप्रोच कर दिया है, हर हॉस्पिटल का एक मेडिकल सुपरवाइजर है, आपको पहले अपना कंप्लेंट वहाँ दर्ज करना चाहिए।
अगर वहां से आप नाखुश है किसी रिप्लाई से, यहाँ आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो आप अपने स्टेट मेडिकल ऑफिसर को अप्रोच कर सकते हैं। हर स्टेट में एक स्टेट मेडिकल ऑफिसर होता है, आप उनको लिख सकते हैं एंड स्टेट मेडिकल काउंसिल को वो कॉपी जो आपकी कंप्लेंट है उनको प्लीज फॉरवर्ड कीजिए उसी टाइम पे। अगर उसके बाद भी अगर आप उसकी रिप्लाई या उसकी इन्वेस्टिगेशन से आप नाखुश है, तो आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भी अप्रोच कर सकते हैं विथ योर कंप्लेंट। अब मेडिकल काउंसिल की रिक्वायरमेंट है कि वो 6 महीने में अपनी रिपोर्ट दे, तो इन दोनों थोड़ी सी डिले चल रही है, इसके कारण बहुत सारा देयर बीन अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई मीडिया में भी इसके कारण, बट अदरवाइज 6 मंथ्स की रिक्वायरमेंट है। काउंसिल ऑफ इंडिया को आप अप्रोच कर सकते हैं, जो कि एक 500 रुपीज आपसे लेती है, एक रजिस्ट्रेशन फीस लेती है। डॉक्टर सेतिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी बॉडीज किस तरह से कंज्यूमर की मदद करती हैं? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट मेडिकल काउंसिल जैसे दिल्ली मेडिकल काउंसिल का, इनका एक खास बेंच होता है जिसके अंदर की एक्सपर्ट्स रहते हैं और वो आपकी बात सुनते हैं, पेशेंट्स और उनके जो साथी हैं, अभिभावक हैं, उनकी बात सुनते हैं और डॉक्टर को भी साथ में बुलाते हैं, जिससे कि आप एक दूसरे से अपना केस पुट अप कर सकें और पता लगे कि क्या है। इसके अंदर मेडिकल काउंसिल डिसाइड करती है कि वास्तव में डॉक्टर की नेग्लिजेंस थी या नहीं थी, पर इनका काम सिर्फ इतना ही है। मैं ये कहना चाहूँगा इनकी इजाज़त के साथ कि मेडिकल काउंसिल या स्टेट मेडिकल काउंसिल को ये अधिकार नहीं है कि वो आपको मुआवजा दिला सके। जी, मुआवजे के लिए आपको अगला कदम उठाना होगा। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल ये है, ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट मेडिकल काउंसिल्स जो हैं, ये कितने इफेक्टिव है, ये कितने कारगर साबित हो रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं लोग ज्यादातर कोर्ट का दरवाजा ही खटखटा रहे हैं। कई केसेस ऐसे भी सामने आए जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने डॉक्टर्स को बिल्कुल भी दोषी नहीं पाया है। एक डॉक्टर्स की ही बॉडी है जो डॉक्टर या हॉस्पिटल के काम करने पर जब बोलेगी, तो ये इफेक्टिव है नमिता? बहुत इंस्टेंसेस है जहां मेडिकल काउंसिल ने हाँ बहुत स्टेप्स लिए हैं। एक्चुअली मेडिकल काउंसिल की अगर आप वेबसाइट देखो तो उस वेबसाइट में वो पब्लिश भी करते हैं कौन से डॉक्टर्स के अगेंस्ट उन्होंने क्या स्टेप्स लिए, कितनी सस्पेंशन हुई है। एंड मेडिकल काउंसिल के पास पूरी पावर्स है, वो एक डॉक्टर को सस्पेंड कर सकता है लिमिटेड पीरियड्स के लिए एंड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स। कितने सस्पेंशन में, अगर मैं आपसे पूछूं पिछले 5 साल में? would be difficult to say, but I think in the last 2 साल तो at least I think 20 to 25 केसेस में तो सस्पेंशंस हुए हैं। तो ये इफेक्टिव बॉडी है, आप खुद कह रही थी समय बहुत लगाती हैं। There have been instances जहां मेडिकल बॉडी की जो रिएक्शन टाइम होता है वो कभी-कभी स्लो होता है। ऐसे में डॉक्टर सेतिया, मेडिकल नेग्लिजेंस एक समस्या है जिसका पेशेंट सामना कर रहे हैं। आपको क्या लगता है पेशेंट्स को क्या जानना चाहिए जब वो बात करते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस की, या उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ मेडिकल नेग्लिजेंस हो रहा है? सबसे पहले तो उनको ये करना चाहिए कि वो डॉक्टर से डिमांड करें कि आप मेरे को पूरी तरह बात समझाएं, और डॉक्टर्स का ये फर्ज है, ड्यूटी है उनकी कि वो पूरी तरह से पेशेंट को कम्युनिकेट करें कि आपकी ये बीमारी इस तरह से है, ये हम प्लान कर रहे हैं और इसमें ये संभावना ठीक होने की है या नहीं ठीक होने की है। अगर पेशेंट को पूरी तरह अपने बीमारी के बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी, फैक्चुअल नॉलेज होगी, तो शायद यहाँ तक बात नहीं पहुंचेगी कि वो डिससैटिस्फाइड हो। मैं बार बार ये कह चुका हूँ पहले भी कि डिससैटिस्फैक्शन का मतलब नेग्लिजेंस नहीं है। एक बहुत ही पतली सी रेखा है मेरे ख्याल से नमिता, कि कब जो है आप दुखी हैं इसलिए आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ, और कब वाकई में गलती होती है। आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अगर आप एक लीगल बैटल के लिए तैयार हो रहे हैं तो किन बातों को आप जहन में रखें? पहले तो फॉरमोस्ट आपने बहुत सही कहा कि बहुत थिन लाइन होता है इसके बीच में कि नेग्लिजेंस क्या होता है एंड एरर, ह्यूमन एरर भी क्या होता है। आई थिंक कंज्यूमर्स को ये अवेयर होना चाहिए कि हर केस में नेग्लिजेंस नहीं होता, हर डॉक्टर की राय और अप्रोच टू अ केस डिफरेंट होता है। तो प्लीज बी अवेयर ऑफ इट कि हो सकता है कि आप ना खुश हो पर वो नेग्लिजेंस ना हो। तो आप इमीडिएटली पहले तो एक ऑब्लिगेशन होती है हर हॉस्पिटल और डॉक्टर को कि अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स आपको दे। तो अगर आपके पास नहीं कंप्लीट फाइल है, पहले तो आप अपनी पूरे मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑब्टेन कीजिए, और उसमें टाइम लिमिट भी होता है। 72 आवर्स में डॉक्टर या हॉस्पिटल हैज टू गिव यू रिकॉर्ड्स, वो 72 आवर्स में आपको दे। उस रिकॉर्ड्स के साथ आप बेशक उसके बाद आप जैसे प्रोसीजर ऑलरेडी बताया गया, आप मेडिकल काउंसिल के पास भी अप्रोच कर सकते हैं और आप एक्सपर्ट ओपिनियन लें, पढ़ें, जागरूक बने और तब जाइए एक लंबी लड़ाई के लिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे इस खास सीरीज में शामिल होने के लिए। मेडिकल नेग्लिजेंस एक समस्या जिसका सामना कई लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका जब आपसे आमना सामना होता है तो क्या आपके हक है, यही बताने की कोशिश की हमने अपनी इस खास सीरीज में पहरेदार में। आज हमें यही इजाजत दीजिए। उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं हमने आपकी सोच को
और बुलंद बनाया होगा और आपको बताया होगा कि क्या है आपके अधिकार। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपके हक की आवाज बुलंद करने के लिए। नमस्कार।